के लिए एक बड़ा आंदोलन पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं। आज मेरे साथ कार्यक्रम का हिस्सा है। बंधु जी, आपका स्वागत है। जब पिछली बार आपसे बात हुई थी और कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, हालांकि माफी मांग ली है राजपूत जी ने। नहीं, माफी नहीं, हमने आपको करेक्ट किया है। माफी किस बात की? हमने कोई गलती थोड़ी की। हमने तो कहा कि चूक हुई, इसको ये आ रहा है अब। मुझे तो लगा बड़प्पन में सर मांगोगे। नहीं नहीं, माफी नहीं, बात चूक हो जाती आज है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया, उन्होंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आप सहमत हैं इससे? क्या ये लागू कर पाएंगे? जी, मैं तो सबसे बड़े धन्यवाद देना चाहूंगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उन्होंने पुरानी पेंशन के मामले को, निजीकरण के मामले को, अग्निवीर के मामले को उन्होंने अपने शामिल किया है। और ये पहली बार नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी थी जिसने इसको घोषणा पत्र में रखा और ये फिर राष्ट्रीय मुद्दा बना। और उसके बाद फिर कांग्रेस ने उसको अख्तियार किया, हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में लागू किया। तो ये पुरानी पेंशन जैसा विषय महत्वपूर्ण है। हम इसको अगर अर्थशास्त्र की नजर से देखेंगे तब भी हम इसको उचित मानेंगे, अगर इसको नैतिकता बस देखेंगे तब भी उचित मानेंगे, और अगर आप सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण देखेंगे तो भी उचित है। और हर दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन, मैं इसी साथ सवाल करता हूं, जो लोग पुरानी पेंशन सवाल उठाते हैं, सबसे पहले जो लोग लेते हैं वो लोग अपने सवाल क्यों उठाते? इस देश का माननीय एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार पेंशन लेता है, तब सवाल नहीं उठता है। एक देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलती उठता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अर्धसैनिक बलों के शब्द को, मैं समाजवादी पार्टी, उन्होंने इसको पर ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा बना नहीं। इतने चुनाव आए गए, आप लोग कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। आपका मुद्दा कोई नहीं प्रभाव छोड़े क्या प्रभाव? जिससे अगर उत्तर प्रदेश से हम बात करें तो पिछले 312 सीटों में पोस्टल बैलेट में, देखिए पारी का जो भाग है वो उसका जिम्मेदार होगा। 312 सीटों पोस्टर बैलेट में समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र रखा तो जीती है। अभी अगर लेटेस्ट की बात करें, हिमाचल में 15% वहां कर्मचारी है और पूरी पूरी ओपीएस पर सरकार बदली है। कर्नाटका में सरकार 19 साल हो गए इस योजना को बंद किए, 2005 में शायद बंद हुई थी ना? जी जी। तो अब इतना वक्त बीत गया, आर्थिक बोझ बहुत अधिक आएगा, कोई कैसे लागू कर पाएगा इसको? इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं बन रही है। नहीं, मैं सर बता रहा हूं कि चलो, और ये मुद्दा कुछ लोगों को आकर्षित करता है, बट पब्लिक एट लार्ज इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। बंधु जी, नहीं है, मैं बता रहा हूं, आर्थिक बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ओपीएस और एनपीएस को जो लोग समझ लिए हैं, ओपीएस पर जितना पैसा जा रहा है उससे कम पैसे पे, उससे ज्यादा एनपीएस पे जा रहा है। क्यों? इसको कारण बता दें। अर्थशास्त्र के, हम अर्थशास्त्री नहीं, लेकिन फिर जो अध्ययन उस पर किसी दिन और कर लेंगे। मुझे ये बताओ कि ये कह रहे हैं क्या है? ये मैं तो इनका भी स्वागत करता हूं। पढ़ा था इनका घोषणा पत्र? हाँ, पढ़ा मैंने। तो आप तो कह रहे थे कि ये बड़ा लागू कर रहे हैं, इन्होंने तो हलो भी नहीं किया। ये और मैंने कहा भाई चलो सॉरी बोल दो, तो कैसा गुर्रा रहे थे? ये कांग्रेस का ब्लेंडर मिस्टेक था। जो सरकार, जो पार्टी, ब्लेंडर मिस्टेक था। जो पार्टी 4 राज्यों में, ब्लेंडर ही होती है। हम ही कह रहे, जो वो पार्टी 4 राज्यों में दे चुकी हो और उससे उसको रख ना पाए, लिख ना पाए, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। लेकिन अच्छा है, खुशी है, मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने इसको स्वीकार किया और उन्होंने लाइव कहा है कि वो आने वाला है और आ रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। और हम अन्य राजनीतिक दलों से भी कहते हैं कि इस विषय से भागने के बजाय इस विषय पर चिंतन करें, मंथन करें और बाकायदा, चाहे आर्थिक रूप से चाहे जिस रूप से, उसको बैठकर चिंतन करें। जैसे प्रधानमंत्री साहब हैं, प्रधानमंत्री जी खुद पेंशन लेते हैं और देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं करेंगे। ये कौन सी नैतिकता है? किसी तरह से दृष्टिकोण नहीं है, निजीकरण का सवाल है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आईपी सिंह जी मेरे साथ। दोस्तों, वीडियो पे चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो दोस्तों पुराना है। 2024 के समय जब जितनी भी विपक्षी सरकार या जो वर्तमान सरकार है, जब ये अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, तो ये उस समय का वीडियो है। और इस वीडियो को दिखाने का दोस्तों मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि देखिए, जो अन्य विपक्षी पार्टी हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना का जिक्र किया है। अभी फिलहाल कांग्रेस ने नहीं किया था। अब क्या रीजन है वो आपने वीडियो में जैसे देख लिया होगा। फिलहाल इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये मैं आपको पहले बता दूं कि देखिए, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, या मैं अगर अभी जिसके बारे में बोलूंगा कि मैं उस पार्टी से संबंधित रखता हूं, या मैं सिर्फ जो वर्तमान सरकार है या मैं इसका एंटी हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दे की बात करता है दोस्तों, उसके बारे में बात करना ठीक रहता है। तो फिलहाल जैसा कि अभी आपने विजय कुमार बंधु जी को बोलते हुए सुना होगा कि सबसे पहले जब ये मुद्दा 2022 में जो सपा सरकार है ये लेकर आई थी और इसको उठाने का काम किया था, इस मुद्दे को आगे बढ़कर दिखाने का काम किया था, पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को। और शायद इसी को अख्तियार किया कांग्रेस सरकार ने। और वर्तमान में जहां कांग्रेस सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करके दे रही है, वो
इसी वजह से है। और 2024 में जब सपा सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, तो उसमें पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा रखा था। कांग्रेस ने वो मुद्दा नहीं रखा था और शायद आपको एक वीडियो याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी जी से एक कर्मचारी ने ये बात पूछी थी कि आपने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का मुद्दा नहीं रखा है, तो क्या आप इसे लागू करेंगे? तो उस पर भी उन्होंने जवाब देते हुए राहुल गांधी जी ने जवाब देते हुए ये कहा कि हाँ, हम इसके बारे में आगे कंसिडर करेंगे। पर फिर भी चलिए उन्होंने पेंशन का जो मुद्दा था एटलीस्ट उसको कंसिडर किया। लेकिन वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये मुद्दा नहीं रखा था, इस मुद्दे को आउट करके रखा था। अब सबसे बड़ी बात है आर्थिक बोझ बताने वाले जो भी बड़े-बड़े लोग हैं, जो आर्थिक बोझ इस पेंशन योजना को बताते हैं, पुरानी पेंशन योजना को बताते हैं, सबसे पहले तो वो खुद पुरानी पेंशन योजना लेने को छोड़ें। देखिए, सबसे सिंपल सी बात है दोस्तों कि यदि कर्मचारियों को पेंशन देने से बोझ बढ़ रहा है, तो वर्तमान में जिनको पेंशन मिल रही है, अगर उनको भी पेंशन मिलना अगर बंद हो जाती है और ये नई पेंशन व्यवस्था के अनुसार उनको भी पेंशन देना स्टार्ट हो जाता है, तो भाई बोझ जो अभी हाँ, थोड़ा बहुत है वो और कम हो जाएगा। तो सरकार ये क्यों नहीं करना चाहती? शायद अब क्यों नहीं करना चाहती है ये आपको भली-भाँति पता है कि देश का अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए माँग नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी तरफ से कई बड़े-बड़े माननीय, कई बड़े-बड़े पत्रकार अपने न्यूज़ चैनल में और जो माननीय हैं वो आते हैं, बोलते भी हैं कि कम से कम पैरामिलिट्री फोर्सेस को पेंशन तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। लेकिन सरकार ने उसके बारे में भी विचार नहीं किया और यूपीएस पेंशन स्कीम ओपीएस के जैसे बताने वाले खुद ओपीएस ले रहे हैं, लेकिन यूपीएस पेंशन स्कीम की खूब जमकर बड़ाई कर रहे हैं और उनको शायद इस विषय में पता भी नहीं है कि यूपीएस में आप रिटायर अगर जल्दी चले जाएँगे तो आपको पेंशन मिलेगी 60 साल में या आप जो पैसा जमा कर रहे हो वो आपको पेंशन ही नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों को वो कभी डिबेट में नहीं बताते हैं। हाँ, बस इतना ज़रूर बताते हैं कि जो ये यूपीएस पेंशन स्कीम है, जो कर्मचारी गारंटी पेंशन स्कीम के बारे में कंटिन्यूअसली माँग कर रहे थे, वो इस यूपीएस पेंशन स्कीम में रख दिया गया है। बाकी अंदर की जो चीज़ें हैं वो कभी भी रिवील नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, ये भी कर्मचारी भली-भाँति जानते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, कर्मचारी अब भली-भाँति हर चीज़ को समझते हैं और उसको जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए खराब है। जब एनपीएस पेंशन स्कीम आई थी दोस्तों, तो एनपीएस पेंशन स्कीम के जब आई तो कर्मचारी सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं था, उस टाइम सोशल मीडिया इतना एक्टिव था भी नहीं और जैसा कि ओपीएस लेने वाले जो एनपीएस में कवर्ड कर्मचारी हैं, उनको बताते थे कि नहीं आप जब रिटायर होंगे तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, शेयर मार्केट में पैसा लगेगा और ऐसा होगा, वैसा होगा। तो वो जो कर्मचारी थे 2004 के बाद, उन्होंने उनका विश्वास करते हुए इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बट जब एनपीएस में कवर्ड वही कर्मचारी रिटायर होके जाने लगे और वो पेंशन मिल रही थी 3,500 2,000 रुपए, तब उनको समझ में आया कि भाई ये तो एनपीएस तो बहुत ही बदतर स्कीम है। और जब सोशल मीडिया में इस चीज़ का खुलासा हुआ तो और जो लोग एनपीएस में अभी नौकरी कर रहे थे, उनको भी इस बारे में पता चल गया कि भाई एनपीएस में सच में पेंशन जो है वो बहुत कम बन रही है। और फिर जब उसका विरोध स्टार्ट हुआ तो सरकार ने उसको संज्ञान में लाया और यूपीएस पेंशन स्कीम लेकर आई। यूपीएस पेंशन स्कीम दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छी है जिनकी नौकरी कम है या जिनकी नौकरी लेट जॉइन हुई है एटलीस्ट मतलब जिन्होंने लेट जॉइनिंग करी है और जो 20 साल ही सर्विस करेंगे और 60 साल के पूरे हो जाएँगे, तो उनके लिए यूपीएस पेंशन स्कीम इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेंशन स्कीम मानी जाएगी क्योंकि भई अगर आप सपोज़ करिए इसी एज में एनपीएस में अगर आप नौकरी करते, तो आप एनपीएस में इतना अच्छा खासा कॉर्पस जमा ना कर पाते और आपकी जो पेंशन है वो इतनी अच्छी ना बन पाती। बट यूपीएस पेंशन स्कीम में यदि आप अपना अंशदान दे भी देंगे, बट जो आपका पेंशन जो आपका बेसिक पे होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको आधी पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी, बाकी जो आपका जितना बेसिक होगा उसके आधार पर आपको एकमुश्त राशि भी मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से इसमें प्रावधान रखे गए हैं बट जिनको लंबी सर्विस करनी है या जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए यूपीएस पेंशन स्कीम हर पैरामिलिट्री फोर्सेस के बंदे के लिए मैं नहीं कहता हूँ कि अच्छी है या मैं कहता नहीं कहता हूँ खराब है क्योंकि लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स का बंदा रिटायर जाने का पहले जल्दी सोचेगा वीआरएस लेने का सोचेगा तो वो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएगा क्योंकि उसको पेंशन लेट स्टार्ट होगी। तो फिलहाल जिस प्रकार से विजय कुमार बंधु जी को आप देखते हुए चले आ रहे हैं कि उन्होंने कहीं पर भी किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी पेंशन मुद्दा उठाने के लिए। देखना बाकी ये है कि आने वाले समय पर
क्या होता है और क्या नया लेकर आते हैं बंधु जी और क्या कार्यक्रम होते हैं, ये मेरे चैनल के माध्यम से आपसे ज़रूर मिलते रहेंगे। तो फिलहाल खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।